नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। अब फिर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत सारी बातें सीखी थी, पिछली 2 क्लास में। फिर से कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, पिछली 2 क्लासें ज़रूर पढ़िएगा। दोनों क्लासें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पूरी बुक के लिए और इस यूनिट या इस चैप्टर के लिए। तो जब तक दोनों क्लासें नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ समझने में थोड़ी सी इश्यू रहेगा। फिर भी समझ में तो आएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पिछली क्लासों में हमने देखो 2-3 बातें पढ़ी थी, बता देता हूँ। एक तो हमें मालूम होना चाहिए, मेन तो है अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलन कब होगा या कब नहीं होगा। अवकलनीयता या जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं हम कि कब अवकलज या डेरिवेटिव होगा, कब उसका अस्तित्व होगा, क्या लिमिट अद्वितीय यूनिक होनी चाहिए, परिमित और फाइनाइट होनी चाहिए। वहाँ मैंने कितने फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले ही बताए थे आपको। कितने फॉर्मूले बताए थे बच्चों, 2 फॉर्मूले। तो वो दोनों फॉर्मूले पढ़िए, उनको समझिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया उनको। और उसके बाद जैसे पिछली क्लास में एक थ्योरम की थी हमने, और थ्योरम के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था। थ्योरम के साथ साथ हमने क्या किया था, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया था। और क्वेश्चन मैंने बताया था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना था आपके पास, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना था, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। यही क्वेश्चन था अपने पास। इस क्वेश्चन को लिमिट सॉल्व करी। लिमिट को भी 2 तरीके से सोल्व किया था हम लोगों ने, एक वास्तविक और एक कौन से पद से, काल्पनिक से। भाई जब लिमिट टेंड्स टू 0 होती है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसी आधारित हम आगे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम एक विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी हम पढ़ ही रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ। पहले मैं अवकलनता जैसे कल क्वेश्चन किया था वैसे ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आगे करते हैं, जिससे कि आपके अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी के सारे कंसेप्ट क्या हो सकें, क्लियर हो सकें। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करो प्यारे बच्चों। बहुत आराम से चलेंगे अपन, बस आप पढ़ते रहिए, साथ साथ बच्चों को बताते रहिए, साथियों को। अपनी क्लासेस स्टार्ट है, अपना बैच स्टार्ट है, नया पेपर, और पढ़ते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो लगाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू, सिद्ध करो कि या प्रूव दैट, सिद्ध करो कि एफ जेड इक्वल टू, सिद्ध करो कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। सवाल दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जेड बार। जैसे हम पिछली क्लास में जो थ्योरम में क्वेश्चन था, या अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। देखो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ साथ साथ कि कैसा सवाल थ्योरम के साथ लिखना है, कब और किस स्थिति में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अलग पूछ सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पास, सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ, और इसमें क्या कहा है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े थे किसके, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी के। मैंने वहाँ 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, और मैंने तरीका भी बताया था कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमें काम लेना है, बताया था ना मैंने सारी चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो देखो क्या है हमारे पास इसके अंदर, मैंने बताया था, एक बार दोबारा और अपन रिवाइज कर लेते हैं उन्हीं चीज़ों को। अवकलनीयता है, किसकी बात की थी हमने, डिफरेंशिएबिलिटी की। किसकी बात की थी प्यारे बच्चों, अवकलनीयता है डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी अपन ने। अवकलनीयता किसकी बात की थी, डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है,
अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन या एक फलन होता है एफ जेड। हमारे पास क्या होता है, एक फलन या फंक्शन क्या होता है एफ जेड। वो फलन या फंक्शन एफ जेड को एक बिंदु देगा कि जेड इक्वल टू किस पे चेक करना है, जेड नोट पर, कि यह अवकलनीय होगा या नहीं होगा, यही करना आपको। तो मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश जेड। क्या होता है, एफ डैश जेड। ये तो होता है अवकलज या डेरिवेटिव का। किस बिंदु पर चेक करना है, जेड नोट पे, तो यहाँ आ जाता है जेड नोट। एक फॉर्मूला ये बताया था, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना, 0, एफ ऑफ जेड नोट प्लस कितना होगा डेल्टा जेड माइनस कितना हो गया एफ ऑफ जेड नोट अपॉन कितना बताया था डेल्टा जेड। या इसी फॉर्मूले को जब आगे सोल्व करके लिखते हैं तो ऐसा भी बन जाता है, एफ डैश जेड नोट इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ मेरे दोस्तों जेड नोट, और ये हो गया आपके पास एफ ऑफ जेड माइनस कितना हो गया एफ ऑफ जेड नोट, और नीचे देखें तो ये हो गया जेड माइनस कितना होता है जेड नोट। इन दोनों की लिमिट जब सोल्व करने के बाद आंसर जो आए वो आंसर क्या आना चाहिए, अद्वितीय या यूनिक आना चाहिए, और परिमित या क्या आना चाहिए, फाइनाइट। यूनिक प्लस क्या आना चाहिए, फाइनाइट आंसर आना चाहिए इसका। तब हम कहेंगे कि आपका ये जो फलन या फंक्शन है z इक्वल टू जेड नोट बिंदु पर क्या होगा, अवकलन या डिफरेंशिएबल होगा। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इनमें अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी चेक हुई है, और कौन से फंक्शन की चेक हुई है, एफ जेड की चेक हुई है। और एफ जेड फंक्शन की जो अवकलनता डिफरेंशिएबिलिटी चेक हुई है वो किस पॉइंट पे चेक हुई है, z इक्वल टू जेड नोट पे चेक हुई है। किस पॉइंट पे चेक हुई है, z इक्वल टू जेड नोट। अब जेड नोट कोई भी हो सकता है, 0 0 मूल बिंदु ओरिजिन, लेकिन कितने पॉइंट पे चेक हुई, एक पॉइंट पे। अब इसने तो पूछा किसी भी बिंदु पर, मतलब सब जगह चेक करना है। क्या करना है, सब जगह चेक करना है। या तो कई सवालों में एक सवाल पीछे करके भी आ गए, जब सर्वत्र चेक करना हो या क्या चेक करना हो मेरे प्यारे बच्चों, एवरीवेयर। क्या चेक करना हो आपको, एवरीवेयर चेक करना हो, सब जगह चेक करना हो, तब क्या करें फिर। ये तो सर किसका फॉर्मूला हुआ, एक ही पॉइंट पे हुआ, चाहे इसको काम में ले लो चाहे इसको काम में ले लो। देखिए जब एक पॉइंट पे पूछे, किस पॉइंट पे पूछे, एक पॉइंट पे, तब तो मोस्टली हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, मोस्टली इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। 0 पे पूछ रहा है, किस पे पूछ रहा है, ठीक है, इसको भी कर ले सकते हैं काम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मोस्टली इसको काम में लेंगे। और जब पूछ ले सर्वत्र या एवरीवेयर या सब बिंदुओं पे या किसी भी बिंदु पे सब जगह चेक करना हो, तब क्या करते हैं, जेड नोट की जगह जेड ही रख लो भी, अब एक एक पॉइंट की तो बात कर नहीं सकते। और यहाँ भी हम जेड नोट की जगह क्या रखते हैं, जेड, और यहाँ भी क्या रख लेते हैं, जेड, और इस फॉर्मूले को हम काम में लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें कोई एक बिंदु या एक पॉइंट की बात है क्या, नहीं है। इसमें एक बिंदु या एक पॉइंट की बात थोड़ी है बच्चों, नहीं है किसी भी। तो जब एक पॉइंट या एक बिंदु की बात नहीं होती है तो हम जेड नोट की बजाय क्या लिख लेते हैं, इसमें जेड लिख लेते हैं, और जेड लिखने से हमारे पास सभी बिंदुओं या सभी पॉइंट्स की क्या हो जाती है, बात हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से। कहीं भी कोई समस्या हो, कोई भी इश्यू हो, समझ आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ये सर लिख दीजिएगा, और सभी तक बताइएगा क्लासेस शुरू हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है तो उसको बता दीजिए, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे अपन, ठीक है। लेकिन देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, पिछली क्लासेस देखनी पड़ेंगी, सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स ऐसा पेपर है कि बहुत आसानी से पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बस सीरीज़ के साथ साथ रोज़ाना चलते रहो, लगभग सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। कोई भी घर पे काम करने के लायक काम नहीं होगा। बहुत रेयर केस में कोई सवाल मिलेगा कि बिल्कुल कोई एक जैसा ही एज इट इज़ ही सवाल आ जाएगा, तब तो मैं आपको कहूँगा कि इसको करिए। बाकी तो सब चीज़ें अपने आप में अलग हैं। थ्योरम्स भी बहुत एक एक चीज़ ऐसे नहीं रटने वाले थ्योरम्स हैं, इसकी बहुत समझने वाले थ्योरम्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। जैसे ये चल रहा है इसी टाइप से थ्योरम्स चलेंगे, इसी फॉर्मूलों पे बेस्ड चलेंगी, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी अच्छे समझ में आ ही रहा होगा, सब पढ़ने का मज़ा लीजिए। तो ये देखो सारी चीज़ें हम सीख गए, किसकी, अवकलनीयता या किसकी बातें सीख गए, डिफरेंशिएबिलिटी की बातें सीख गए। पीछे भी सीख के आए हैं कि जब एक पॉइंट पे चेक करना हो तो जेड नोट पॉइंट लेते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है। और जब सब जगह चेक करना हो तो जेड नोट की जगह क्या ले लेते हैं, जेड लिख के हम चेक करते हैं। सीधा सा कंसेप्ट है, ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा डीप में ज़्यादा बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस वाले सवाल में हमें क्या पूछा, किसी भी बिंदु पर नहीं होगा या होगा, भाई कुछ भी पूछ सकता है, वो तो आंसर से पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी सब जगह पूछे या किसी भी बिंदु या सर्वत्र या एवरीवेयर पूछे तो इसको काम में लिया करो। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सब चीज़ें और क्लियर होते हैं। बस आपके तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, क्या करना है, कब कौन से काम में लेना है। बाकी तो मैं सारे काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल पे क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सबने।
साथ साथ सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेफिक्र बेमा मस्त पढ़िए आप आराम से, ठीक है। अब यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस सवाल का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करें, सब जगह पूछा है तो सब जगह क्या करना है वो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में देखिए लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। दिया है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है हमें प्यारे बच्चों, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको, जेड बार। एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, जेड बार, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जेड बार। हमें क्या चेक करना है, फंक्शन की अवकलनीयता है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अवकलनीयता का मतलब अवकलनीयता का फॉर्मूला या डेफिनेशन काम में लेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे अवकलनीयता की परिभाषा से, यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अवकलनीयता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता की परिभाषा से या बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन का मतलब है कि फॉर्मूला काम में लेना है। अब फॉर्मूला अभी बोले सर कौन सा काम में लें, हम फॉर्मूला कौन सा काम में लें, तो अभी अभी आपको कितने फॉर्मूले सिखाए मैंने, 2 फॉर्मूले सिखाए और बहुत अच्छे से बताया कि जब एक पॉइंट पे पूछेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला, जब सब जगह पूछेगा तो ऊपर वाले में जेड की जगह जेड नोट की जगह क्या लिख देते हैं, जेड। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, सबको फॉर्मूले याद होंगे, हो गए होंगे, एक बार बता दीजिए मुझे कि सर हमें फॉर्मूले याद हो गए हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, एफ जेड एफ डैश जेड, अवकलनीय की बात कर रहे हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना होगा, 0। ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस कितना हो गया, डेल्टा जेड, माइनस कितना हो गया आपके पास, एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना होता है आपके पास, डेल्टा जेड। जब एक पॉइंट पे बात करता तो जेड की जगह क्या ले लेते हैं, जेड नॉट। अब सब जगह बात करनी है तो जेड का मतलब सारे बिंदुओं की बात हो रही है, ठीक है। हम सभी पॉइंट्स या सभी बिंदुओं के लिए बातें कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें वैल्यू रखनी है, लिमिट सॉल्व करनी है। अगर आंसर या जो रिजल्ट लिमिट का आपका, पहली बात तो आंसर आना चाहिए परिमित या फाइनाइट, मतलब प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टाइप में कोई आंसर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात कि आंसर चाहे लिमिट कैसे ही सोल्व करूँ मैं, हमेशा रिजल्ट सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। जो चीज़ हमेशा एक जैसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय, यूनिक कहते हैं, ठीक है। तो आंसर यूनिक आना चाहिए और हमेशा क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करें, ये हो गया आपके पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ प्यारे बच्चों, 0 हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू रखनी है मेरे को, एफ जेड तो हमें क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, जेड बार। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया जेड बार, ये लो। यहाँ देखो जेड है, यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड है। अगर फंक्शन में जेड की जगह आप जेड प्लस डेल्टा जेड करोगे तो आगे भी जितने जेड हैं, ये तो चलो इस सवाल में तो एक ही जेड बार है, मैं मान लो कोई सवाल होता है कि जेड स्क्वायर प्लस जेड है सपोज करो, तो आप अगर जेड प्लस डेल्टा जेड करते हो इधर फंक्शन में, तो यहाँ जितने भी जेड हैं, यहाँ जेड प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, जेड प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड, ठीक है। तो आपके पास ये तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ से देखा जाए तो भाई जेड प्लस डेल्टा जेड यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड बार नहीं रहेगा, जेड की जगह इसमें भी कितना हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड। अब बार लगी हुई तो बार लगा देंगे। पिछला जो सवाल किया था हमने पिछली क्लास में, उसमें क्या लगा हुआ था, मॉड का स्क्वायर लगा हुआ था, तो हमने क्या लगा दिया था, मॉड का स्क्वायर लगा दिया। और नीचे कितना आ गया आपके पास, डेल्टा जेड। यहाँ तक किसी के कोई डाउट, कोई समस्या तो मुझे बताइए, यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन एक एक चीज़ को समझते हुए। बस जिसको ये मालूम चल गया कि किस सवाल में क्या फॉर्मूला काम में लेना है और कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, बस फिर तो हम सीख गए सारी चीज़ें, और पढ़ते रहेंगे लास्ट तक। हर एक सवाल में लिमिट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्लियर होना, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। लिख लिया होगा सबने यहाँ तक। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। देखो बच्चों,
अब देखिए बच्चों, यहाँ तक सबने लिख लिया। अब इससे आगे अपन बात शुरू करते हैं अपनी, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन में अपन चल रहे थे, देखो इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ वापस से। हमने ये कर लिया था सॉल्व कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ आपके पास 0, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ आपके पास 0, ठीक है। और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जो हुआ उसमें हमारे पास रिजल्ट आ गया जेड प्लस कितना हो गया डेल्टा जेड बार, और माइनस कितना हुआ जेड बार अपॉन कितना हुआ आपके पास डेल्टा जेड। यही तो लिखा था नीचे मैंने, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो सारी चीज़ें इसको सोल्व करने वाले हैं हम, इस लिमिट को बहुत अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि Z1 प्लस Z2 का अगर बार लगा हुआ है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं बार को, और फिर भी प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा सेम, Z1 प्लस कितना होगा Z2 बार, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस चीज़ को हम सोल्व करने वाले हैं आगे, तो देखो क्या करेंगे। ये हो गया आपके पास एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना होगा 0, ये हो गया जेड बार, अलग अलग कर लेते हैं इसको प्लस, ये हो गया डेल्टा जेड बार माइनस कितना हो गया जेड बार, और अपॉन कितना हो गया आपके पास डेल्टा जेड। जेड बार से जेड बार क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। जेड बार से जेड बार क्या हो गया मेरे बच्चों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया लिमिट, यहाँ से देखूँ तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ 0, और ये हो गया डेल्टा जेड बार अपॉन कितना हुआ आपके पास डेल्टा जेड, यही बना आपके पास। अब देखिए लिमिट किसकी है डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, लिमिट रखनी है। एक चीज़ मैंने बताई थी फिर बताता हूँ कि z क्या होता है प्यारे बच्चों, z होता है x प्लस कितना होता है आयोटा y, डेल्टा z कितना होता है डेल्टा x प्लस कितना होता है आयोटा डेल्टा y, और डेल्टा z बार कितना होता है डेल्टा x माइनस आयोटा कितना होगा डेल्टा y। अगर डेल्टा z टेंस टू 0 है, यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, अगर ये दोनों 0 की ओर जा रहे हैं, डेल्टा z का मतलब कि डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0, तो इसमें भी डेल्टा x ही है और इसमें भी डेल्टा y है, किसी में प्लस है किसी में क्या है माइनस है। भाई अगर डेल्टा z टेंस टू 0 है इसका मतलब क्या है कि डेल्टा z 0 का मतलब डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y टेंस टू 0, वही डेल्टा x इसमें है वही डेल्टा y इसमें है। तो जब भी कभी डेल्टा z टेंस टू 0 हो तो डेल्टा z बार टेंस टू भी क्या होता है 0 होता है। ये यहाँ लिख लीजिए साइड में चाहिए बातें, पिछले में बताया था मैंने कि डेल्टा z टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा z बार टेंस टू कितना होगा 0, डेल्टा z टेंस टू 0 इसका मतलब डेल्टा z बार भी टेंस टू क्या होगा 0 होगा आपके पास, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब जैसे ही ये बातें मैं इसमें रखूँगा तो ये डेल्टा z बार भी 0 होगा और ये भी लिमिट कितनी है 0, तो क्या बन गए 0 अपॉन 0, अनिर्धार्य रूप या अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई आपके पास, अनिर्धार्य रूप या अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गई। तो लिमिट सॉल्व हुई क्या, अरे लिमिट सॉल्व हुई क्या, नहीं हुई लिमिट आपके पास। डेल्टा जेड टेंस टू 0, 0 अपॉन कितना बन गया 0, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों अनिर्धार्य रूप या क्या कहते हैं अनडिटरमाइंड फॉर्म कहते हैं। और जब अनडिटरमाइंड फॉर्म बन गया तो हमें लिमिट सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देखो z से लिमिट सॉल्व नहीं हो रही, तो z में 2 पार्ट होते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी इस मुद्दे पे। z में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक क्या होता है काल्पनिक। तो z के दोनों टुकड़ों में सोल्व कर लो। एक बार मैंने यही तो कहा कि डेल्टा z का मतलब कि डेल्टा x और डेल्टा y, अगर इससे सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार इसको लेके चल लो और एक बार इसको लेके चल लो। इसको लेके चलने का मतलब है कि कौन सा भाग के अनुदिश चल रहे हैं, वास्तविक भाग के अनुदिश, किसके अलोंग चल रहे हैं, रियल पार्ट के अनुदिश। और ये कौन सा पार्ट है आपके पास, एक बार काल्पनिक के अनुदिश चलेंगे, अलोंग इमेजिनरी, ठीक है। तो अब यहाँ से कितने केस या कितनी स्थितियाँ बनेंगी, 2 केस बनेंगे। यही तो सोल्व करना हमें, एफ डैश जेड सोल्व करना हमें। और एफ डैश जेड जब हम सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से तो नीचे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ 2 स्थितियाँ होंगी, यहाँ 2 स्थितियाँ होगी, देयर आर 2 केसेस, यहाँ 2 स्थितियाँ होगी, देयर आर 2 केसेस, देयर आर 2 केसेस। यहाँ 2 स्थितियाँ होंगी। सबसे पहले आपके पास कौन सा होगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे बच्चों, एक बार मैंने कहा कि डेल्टा जेड से तो सोल्व हो नहीं रहा अपना सवाल। जब डेल्टा जेड से सॉल्व नहीं होता है तो क्या करेंगे, इसके दोनों पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। एक बार x के हिसाब से सोल्व करेंगे और एक बार किसके हिसाब से सोल्व करेंगे, y के हिसाब से। एक बार काल्पनिक के अनुदिश चलेंगे और एक बार किसके अनुदिश चलेंगे,
वास्तविक के अनुदिश चलेंगे। तो इस प्रकार दोनों भागों को लेके चलेंगे। तो यहाँ कितने केस बनेंगे, यहाँ कितने केस बनेंगे आपके पास, 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे प्यारे बच्चों, 2 केस। तो देयर आर 2 सिचुएशंस या देयर आर 2 केसेस अपने पास। देखिए बातें सब बहुत बेसिक से बहुत डिटेल वाइज बता रहा हूँ, जिससे कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो बहुत ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। वैसे तो बता चुका मैं, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ बताता हूँ हमेशा से, कि जिससे भी किसी का कोई रह गया हो पीछे थोड़ा बहुत, फिर भी वो समझने में काबिल हो सके। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यदि या इफ़ डेल्टा जेड टेंस टू 0, डेल्टा जेड 0 की ओर जाए, लेकिन एक बार यहाँ से जाएगा एक बार यहाँ से जाएगा। तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 वास्तविक x के अनुदिश, यदि डेल्टा जेड टेंस टू 0 वास्तविक x के अनुदिश हो, वास्तविक x के अनुदिश हो, वास्तविक x के अनुदिश हो अलोंग रियल एक्सिस, वास्तविक x के क्या हो, अनुदिश। इफ डेल्टा जेड टेंस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग रियल एक्सिस। देखिए जब वास्तविक x के अनुदिश चलेंगे, एक बार समझो बेटा बोर्ड पे, वास्तविक चलेंगे मतलब देखो मैंने पीछे बताया था ये सम्मिश्र तल या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये कौन सा x होता है, वास्तविक या रियल एक्सिस, और ये कौन सा x कहते हैं, इसको काल्पनिक x या इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक x या क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हो गया वास्तविक x या रियल एक्सिस, और ये कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। यही हुआ ना, अरे ये तो मालूम है ना सबको। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक x और ये कौन सा हो गया, काल्पनिक x। जब हम वास्तविक पे चलेंगे तो काल्पनिक होगा क्या, नहीं होगा। अरे जब x एक्सिस पे चलते हैं तो y एक्सिस होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ से देखो जो हम डेल्टा जेड कह रहे थे कि डेल्टा जेड में अब y नहीं आएगा, डेल्टा जेड किसके बराबर होगा, डेल्टा x के, और डेल्टा जेड बार किसके बराबर होगा, वो भी डेल्टा x के, क्योंकि y वाला पार्ट इसमें भी 0 हो जाएगा। क्यों हुआ ये सब, क्योंकि यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा y किसके बराबर हो गया आपके पास, 0 के बराबर। अरे डेल्टा y किस में हो गया, 0 में। क्यों हो गया 0, क्योंकि हम कौन से एक्सिस पे चल रहे थे, वास्तविक x या किस पे चल रहे हैं अपन, रियल एक्सिस पे। किस पे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, रियल एक्सिस पे बात कर रहे हैं अपन। अब ये चीज़ें इसमें रख देते हैं, आ जाओ किसके बराबर था ये, एफ डैश जेड के बराबर है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। यही तो था आपके पास, डेल्टा जेड बार अपॉन कितना हो गया, डेल्टा जेड हो गया। ये यहाँ से हो गया आपके पास लिमिट। अब देखिए डेल्टा जेड बार कितना है, डेल्टा एक्स है आपके पास, और डेल्टा जेड कितना है, डेल्टा एक्स है। अब एक्स में हो गया तो जेड, चाहे लिमिट जेड की लगा दो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, क्योंकि अब जेड का ही पार्ट तो कौन है, डेल्टा एक्स है। ये कैंसिल हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, 1। अरे कितना रिजल्ट आया, 1 आ गया बस। तो देखिए इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर, हम दे सकते हैं इसको क्या दे दिया, फर्स्ट। यहाँ तक नोट करो मेरे प्यारे बच्चों कि एक बार हम लिमिट सॉल्व नहीं हुई, यहाँ अनिर्धारित रूप या अनडिटरमाइंड फॉर्म बनी। अनडिटरमाइंड फॉर्म जब बनी तो उस अनडिटरमाइंड फॉर्म को हमने क्या किया कि वास्तविक x के अनुदिश ले लिया, और किसके अनुदिश लेके चलेंगे, काल्पनिक x के अनुदिश। तो नोट कर लो बच्चों। समझ में आ रहा होगा भाई सबको, बहुत बेसिक कंसेप्ट को साथ लेके चल रहा हूँ, इतना कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे की हर चीज़ क्या हो सके आपके क्लियर हो सके। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आराम से चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनते रहेंगे अपने, बहुत बेहतरीन ढंग से नोट्स बनेंगे। यूनिट जब पूरी हो जाएगी क्या क्या पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसी मैनर से पढ़ाता हूँ जिस मैनर से समझने में बहुत सुविधा हो। कुछ चीज़ें पहले पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें बाद में पढ़ाता हूँ, तब पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तब बता दूंगा कि इसमें से ये क्वेश्चन यहाँ आएगा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इन दो से मिला के बन सकता है, ये थ्योरम बनेगी। आप तो पढ़ते रहो बिल्कुल निश्चिंत, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ तक। ठीक है, अब बिल्कुल बेफिक्र पढ़िए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखें यहाँ से लिख लिया होगा सबने। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, कौन सा केस सोल्व किया अभी तक हमने, कौन सा केस सोल्व किया, कौन सा केस सोल्व किया, वास्तविक वाला केस सोल्व किया। अब हम कौन सा केस लेके चलेंगे, केस सेकंड। कौन सा केस लेके चलेंगे, केस सेकंड। ठीक है,
केस सेकंड जो लेके चलेंगे उसमें क्या होगा कि डेल्टा जेड ये तो हमने कर चुके, अब कौन सा करने वाले हैं, वाई के साथ वाला करने वाले हैं अपन। कौन सा करने वाले हैं, वाई के साथ वाला। तो केस सेकंड में क्या होगा, यदि डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 तो हो, लेकिन इस बार कौन से एक्सिस पे चलना है, काल्पनिक एक्स के अनुदिश से अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, काल्पनिक एक्स के अनुदिश हो, काल्पनिक एक्स के अनुदिश हो, काल्पनिक एक्स के अनुदिश हो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक एक्स के अनुदिश हो अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं। तो बातें तो बता दो क्या क्या होगा इमेजिनरी में। इमेजिनरी पे चलेंगे तो ये वास्तविक नहीं होगा, ये एक्स भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो डेल्टा जेड तो कितना हो गया, आयोटा डेल्टा वाई। तो डेल्टा जेड तो कितना बन गया आपके पास, आयोटा, और ये कितना हो गया, डेल्टा वाई। इसके बाद हम देखें कि डेल्टा जेड बार कितना बना। तो डेल्टा जेड बार में ये तो होगा नहीं, यही होगा। तो कितना हो गया, माइनस आयोटा डेल्टा वाई हो गया। वास्तविक में नहीं चल रहे, किस पे चल रहे हैं, काल्पनिक पे। तो काल्पनिक वाले में डेल्टा एक्स क्या हो जाता है, 0 हुआ, इसीलिए तो ये लिखा हमने। अब देखिए अपने सवाल पे आते हैं, हमें लिमिट यही तो सोल्व करनी है जो लिमिट हमसे सोल्व नहीं हो रही। तो देखो इसको लेके चलते हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, और ये कौन सी लिमिट है, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, क्या है, डेल्टा जेड बार अपॉन कितना आपके पास, डेल्टा जेड। यही तो सोल्व करना है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से देखिए वैल्यूज पुट करेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, जो भी लिखेंगे पहले ये रख लेते हैं। डेल्टा जेड बार कितना है, माइनस का आयोटा डेल्टा वाई, और ये कितना हो गया, आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब वाई है तो जेड का ही पार्ट है, चाहे लिमिट जेड की लगा दो या डेल्टा वाई टेंड्स टू क्या लिख सकते हैं, 0। लेकिन ये तो कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना हुआ आपके पास, -1। किसका रिजल्ट आया, एफ डैश जेड का। इक्वेशन नंबर कितना पुट कर दीजिए इसको, सेकेंड। अब एक बार ध्यान से देखिए आपकी नोटबुक में, पहले इसको नोट कर लो इतने पार्ट को, फिर बात करते हैं आगे। नोट कर लिया होगा सबने, कर लिया प्यारे बच्चों नोट सबने। अब देखो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, पिछला सवाल अगर समझा अच्छे से तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए हम देखते हैं कि जब एक्स एक्सिस के अनुदेश या वास्तविक के गए थे, केस फर्स्ट किया था तो रिजल्ट कितना आया था, +1, और दूसरे से गए तो रिजल्ट कितना आया, -1। जा तो कहाँ रहे हैं, 0 की ओर ही, लेकिन दो रास्ते से गए तो दोनों पथ या पाथ से रिजल्ट क्या आ रहा, अलग अलग। इसका मतलब जब दो वैल्यू अलग अलग रिजल्ट आ जाते हैं एक ही लिमिट के, तो वो लिमिट का आंसर अद्वितीय यूनिक हुआ क्या, नहीं हुआ। और जो अद्वितीय यूनिक नहीं होता उसे हम क्या नहीं कहते, अवकलनीय नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इतना ही तो कंसेप्ट है। अब यहाँ से देखिए समीकरण या इक्वेशन नीचे लिख लो मेरे दोस्तों। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि एफ डैश जेड का मान, एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है, एफ डैश जेड का मान अद्वितीय नहीं है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक, वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक। अरे अद्वितीय हुआ क्या, नहीं हुआ, यूनिक हुआ क्या, नहीं हुआ ना बच्चों। भाई एक में तो रिजल्ट कितना आ रहा है, +1, और एक में रिजल्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है आपके पास। तो अद्वितीय यूनिक हुआ क्या, नहीं हुआ आपके पास। ठीक है, तो देखो जब अद्वितीय नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, लिमिट का आंसर सेम आना। अगर मान लो इसमें भी +1 आ जाता तो हम कह देते हैं कि अवकलनीय होगा, पहले भी +1 था अब भी कितना है, +1, लेकिन रिजल्ट कितना है हमारे पास, -1। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है,
किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। एफ जेड इक्वल टू जेड बार, या ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। यही तो प्रूफ करना था। तो अब बताओ, 2 क्वेश्चन कर लिए, पिछली क्लास में थ्योरम का पार्ट भी था वो और क्वेश्चन भी था, यहाँ हमने एक अलग से क्वेश्चन किया। अब इस प्रकार के प्रश्नों में किसी भी बच्चे को समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छे से समझिए इस कंसेप्ट को। लिमिट सॉल्व नहीं हो रही है, वहाँ 2 टुकड़ों में लिमिट सॉल्व करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड में। तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, एक कंटिन्यूटी बनाई रखिए, लगातार पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। मैं भी कभी देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत की और उसके बदले में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। ठीक है, तो अच्छे से काम करते रहिएगा कंटिन्यू, और बाकी मिलते रहेंगे अपने अगली क्लासों में। ठीक है, थैंक यू।